देख रहे हैं स्पेशल एट 4। लोकसभा में 3 तलाक बिल आज फिर पेश कर दिया गया। बिल पर चर्चा करते हुए मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक बिल पर लोकसभा में कहा कि ट्रिपल तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 24 जुलाई 2019 तक ट्रिपल तलाक के 345 मामले सामने आ चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इंसाफ और इंसानियत का मामला है, हमें मुस्लिम बहनों की फिक्र है, मुस्लिम बहनों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। लोकसभा में जहां चर्चा के बाद उसके पास होने की उम्मीद है। बिल में एक नशिस्त में 3 तलाक कह दिए जाने को जुर्म करार दिया गया है और साथ ही कसूरवारों को जेल की सजा सुनाए जाने का भी इल्तिजाम है। अपनी दूसरी मुद्दते कार में मोदी सरकार ने मई में इस बिल का मसौदा पेश किया था, जिसको लेकर कई अपोजिशन पार्टीज ने सख्त मुखालफत की थी। अपोजिशन के साथ बीजेपी की हामी पार्टी जेडीयू भी इस बिल की मुखालफत कर रही है। आपको बता दें कि लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह अल्पसंख्यक महिलाओं का शोषण हो रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि अधिकांश जो मुस्लिम देश हैं वहां भी जो है 3 तलाक बैंड है। और यह तो हम लोग तो महिलाओं को कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्साहित, प्रताड़ना कम हो, महिलाओं की चिंता करने वाला हमारा देश है। अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, भेड़ बकरी समझा जाता है। जिस तरह उनको जो है जब मन हो विवाह कर लिए, जब मन हो उसको निकाल दिए। 3 तलाक के हम लोग का, हमारी पार्टी का स्पष्ट है, 3 तलाक के हम लोग विरोध करेंगे और जब सदन में लाया जाएगा तो उसका हम लोग, इसीलिए हम लोग का स्पष्ट सब दिन से है जो हम लोग 3 तलाक के विरोध में। वहाँ सरकार का विरोध करेंगे, यहाँ सरकार में रहेंगे क्या? वहाँ हम लोग सरकार में कहाँ है? हम लोग सरकार में हम लोग नहीं है। हम लोग अपना जो हमारा सोच। तो अभी आपने सुना असदुद्दीन ओवैसी को, और उन्होंने अपनी तमाम बातें रखी हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम जो उनके पहले के पॉइंट्स हैं किस तरह से इसको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। और लगातार वो ये कहते रहे हैं कि दरअसल ये मुस्लिम मर्दों को टारगेट करने का एक तरह से बिल ये है वो रखा जा रहा है। तो तमाम एतराजात हैं तमाम लोगों के जो रखे जा रहे हैं बार बार, क्योंकि आज लोकसभा में एक बार फिर से ट्रिपल तलाक बिल को पेश किया गया है। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ गया। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ यासिर जिलानी साहब हैं, लीडर हैं बीजेपी के। अंबर जैदी साहिबा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। संजय के चड्डा साहब हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। प्रीति पांडे हैं, सोशल एक्टिविस्ट मेरे साथ जुड़ गई हैं। मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुरुआत संजय जी आपसे करना चाहूंगी कानूनी पहलुओं को जानने के लिए, और उसके बाद मैं डिबेट सबके लिए खोलूंगी कि फिलहाल अभी आपने सुना यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को, उनका ये कहना है कि जब ये पहले से ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नल एंड वॉइड है, यानी कि अगर कोई ट्रिपल तलाक देता है तो ये माना ही नहीं जाएगा। ये बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये भी देखते हैं कि लगातार इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं। जब से सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड करार दिया, उसके बावजूद भी 300 से ज्यादा केसेस जो हैं ऐसे सामने आए हैं, यानी कि इसका डर नहीं है। तो फिर कानून न बनाया जाए तो फिर क्या किया जाए? देखिए, कानून ना बनाया जाए ऐसा नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कानून बनाइए इस विषय पे। सवाल यहाँ पे है 4-5 जो डिफरेंसेस आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहली एक बड़ी अहम बात है कि जब भी कोई कानून बनता है तो उस क्षेत्र के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे तरतीबवार तरीके से लेंदी वे में एक पॉइंट को डिस्कस किया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आप अपनी ओपिनियन बताइए, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एक पर्टिकुलर कानून बनने के, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। देखिए, कानून तो आज भी है कि ट्रिपल तलाक इज वॉइड, ये नहीं हो सकता। कानून ये है क्योंकि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है वही इस देश का कानून है ना। यहाँ पे 5-6 जैसे अभी देख रहे थे हम, 5-6 टॉपिक्स हैं। जैसे कि सबसे अहम बात कही कि जो मुस्लिम कानून है उसके तहत जो शरी लॉ है या जो उसमें मैरिज है वो एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। वो बिल्कुल जैसा अभी कह रहे थे कि जन्म का नहीं होता है साथ, हमारे यहाँ पे एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट। पूरे विश्व में कहीं पे भी सिविल कॉन्ट्रैक्ट का वॉयलेशन अगर होती है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं हो जाता। एक छोटी सी बात। इसके अलावा अगर इस तरीके का होता है तो सीधे आप जेल में डाल देंगे। उसके बाद बेल के वक्त आप
अगर वो जो मुंतसिर है लेडी वो उसको सुने बगैर बेल नहीं होगी, तो ये थोड़ा सा अटपटा है। जो लीगल सेटल्ड क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उनसे हटके है। इसके अलावा एक कितनी अहम बात है कि अगर मेंटेनेंस की बात है, जहां तक वो मेंटेनेंस कब दी जाएगी? वो जेल में है अगर खामिद, तो कैसे वो बेचारा या वो लेडी बेचारी कैसे वो अपनी मेंटेनेंस प्राप्त करेगी? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जिन पे मेरा ख्याल है कि एक बहस होनी चाहिए, जिन पे एक जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको बिठा के, क्योंकि इसको एक रिलीजन में इंटरफेरेंस भी बताने की बात हो रही है, तो क्यों ना उन सबको बिठा के एक दफा बात कर ली जाए। आप ये देखिए, जब ये सत्र शुरू हुआ पहली बार, पहला बिल भी यही था, तीसरी दफा पेश किया जा रहा है। ऐसी बिल्कुल सही बात है कि 2017 से ये बैन है, ये कानून की जरूरत है जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन क्यों नहीं एक बार लेट अस स्टॉप हियर, लेट अस डिस्कस इट फॉर अ व्हाइल। डिस्कस करने में क्या परेशानी है? आखिर जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं, क्यों नहीं उनसे बात कर ली जाती? क्यों नहीं इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाता? आखिर ऐसी जल्दबाजी क्या है? एक ऐसी चीज जो जज्बात से, मजहब से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर इतने एतराजात हैं, जिसको लेकर लगातार बात की जा रही है, तो क्यों नहीं इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा रहा? और क्यों नहीं इस कानून को बनाने से पहले जो एक्सपर्ट से कम उनसे एक राय तो ली जा सकती थी? बुशरा, हमने कम से कम पीछे 3-4 साल से लगातार ट्रिपल तलाक पे बहस कर रहे हैं जी, और हमने तमाम जो एक्चुअल तौर पे इस्लामिक स्कॉलर हैं वो भी पैनलिस्ट बन के आए, जो कानून के जानकार हैं वो भी पैनलिस्ट बन के आए, और जो सामाजिक कारकुन हैं जो सब पे नजर रखते हैं, और आप जैसे अच्छे एंकर जो बहुत गहराई से संजीदगी के साथ रिसर्च के साथ आते हैं। आप ये बताइए कि हमने जब शुरुआत करी, आप बार बार एक ऐसी चीज को हम जिस पे बहस कर रहे हैं कि इसको हम अपराध के श्रेणी में लेके आ रहे हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। इस्लाम की शुरुआत के वक्त में जब ये मामला पहली बार हजरत उमर के सामने आया तो उन्होंने उसकी सजा दी। सजा क्यों दी? क्योंकि वो अपराध था। कोड़े मारने का हुक्म दिया क्योंकि वो अपराध था, तब तो उन्होंने दिया। आज लोग कहते हैं कि शरिया कानून जो है उसको क्यों नहीं, हमारे शरिया पे कैसे आप दखल अंदाजी दे देंगे? हमारा शरिया कानून है, हम उसके मालिक हैं, हम जो चाहेंगे, हम जैसे चाहेंगे उसको लागू करेंगे, या हमारा जो तरीका होगा उसमें आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, या क्यों हम किसी और को अपने किसी कानून के अंदर आने दें? तो आप वही शरिया कानून क्यों नहीं माना? ये मसला ही नहीं आता। ट्रिपल तलाक, अभी आप आपके पैकेज में एक फोटो दिख रही थी, एक लेडी जो है वो दरवाजे को बहुत तेजी से झकझोर रही है, वो कोशिश कर रही है कि वो अपने घर के अंदर एंटर हो जाए। आपको पता है, मैंने उस डिबेट पे भी आई थिंक आपके साथ हमने चर्चा करी थी। उस औरत के साथ भी यही हुआ था कि रात के वक्त में उसको लिटरली, मुझे इस तरह के लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए, लात मार के घर से वो मर्द निकाल के बाहर कर देता है। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता है तो वहां के सामाजिक कारकुन को लेके जाती है और वो अपने घर के अंदर जाना चाहती है। मैं उन जो कानून के जानकार लोग हैं, उन जो हमारे सियासी, सामाजिक और जितने भी उलमा हजरात और मुफ्ती हजरात हैं जो बार बार इसकी दुहाई दे रहे हैं, जरा सा वो पता करने की कोशिश करें। और कहते हैं ये तो रेशियो बहुत कम है, वो दूसरी तरफ लेके जाना चाहते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट पे आ जाते हैं, हिंदू औरतों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। मान लीजिए कि 0.1% भी केस है। क्यों है? जब इस्लाम ने एक चीज को गुनाह माना, तलाक को, ठीक है, आप ट्रिपल तलाक की तो बात छोड़ दीजिए, तलाक को गुनाह माना, तो हम इसको प्रैक्टिस में हमने क्यों नहीं रोका? लोगों को एतराज इस बात से नहीं है, बल्कि एतराज इस बात से है जो करंट फॉर्म में मौजूद है। अब सुन लीजिए, करंट फॉर्म के सवाल पे जवाब दे दूं। अब एक चीज बताइए कि एक मर्द जब अपने माइंड में ये बात सेट कर लेता है कि हमने इसको ट्रिपल तलाक देना, आप किसी भी विक्टिम से पूछिए। मैं इससे पहले एक चैनल पे थे, उस पर एक विक्टिम थी, उनसे जब ये पूछा गया क्या 3 साल के बाद जब तुम्हारा मर्द वापस आएगा तो तुम उसके साथ अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने की कोशिश करोगी? उसने कहा नहीं, क्योंकि जिस मर्द ने मुझे इज्जत नहीं दी, जिस मर्द के साथ मैंने जब निकाह किया तो कम से कम समाज के 200 लोग थे, उसमें एक गवाहियां होती हैं, उसमें समाज के बड़े लोग थे, उन सारी चीजों को, उस यकीन को उसने धोखा दिया। आपने अपनी बात को कॉन्ट्रोडिक्ट कर दिया कि आप ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहेंगी, यानी कि 3 साल तक वो शादी तो रही। अगर मैक्सिमम अगर वो जेल में जाते हैं 3 साल के तो वो शादी तो रही। अगर वो लौटने के बाद उनके साथ नहीं रहना चाहेंगे तो कम से कम, ये मैं आपको उस वक्त मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो विक्टिम है, जो ट्रिपल तलाक का दंश झेल रही है लेडी, वो इस तरह की बात कर रही है। कानूनी अगर पहलू में हम देखें, देखिए दोनों जज
चाहे कुरियन साहब हों, चाहे दूसरे वाले जज साहब हों, उनकी ऑब्जर्वेशन क्या है? आप फिर तमाम हम 22 मुल्कों की बात करते हैं, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक कंट्री में 1 साल की सजा है। ये बार बार जब हम लोग इस्लामिक स्कॉलर के साथ बैठ के बात करते हैं, एक्चुअल इस्लामिक स्कॉलर की बात करें, आजकल मार्केट में इस्लामिक स्कॉलर दुनिया भर के आ गए हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं, वो कहते हैं कहीं नहीं, 1 साल की सजा पाकिस्तान के अंदर है और सजा हजरत उमर ने भी दी है। अगर हजरत उमर ने सजा नहीं दी होती तो उस वक्त मामला ऐसा नहीं होता। अगर आप बार बार शरिया का हवाला देते हैं तो शरिया के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। मैं आपको एक लास्ट 10 सेकंड में बता दूं, देखिए मसला क्या है कि जो हमारे समाज के अंदर कुछ चौधरी लोग हैं, मुझे कहना पड़ेगा, उनको लगता है कि उनकी चौधराहट खत्म हो जाएगी अगर ये मौजूदा सरकार जो मोदी हुकूमत कही जाती है, चाहे वो पहला टेन्योर हो या मोदी 2 का टेन्योर हो, इसमें कोई चीज ऐसी सामने आ जाए जो आधी आबादी को इज्जत देने की बात हो रही है, उनके हक की बात हो रही है, और वही लोग इसमें अड़चन और अड़ंगा लगा रहे हैं जो जेल जाने से बचना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये ऑर्डिनेंस पास हो जाता है तो उन्हें जेल जाना होगा। अब आप बताइए कि जैसे ये ऑर्डिनेंस पास होता है, ये जो 375 की आप डाटा दे रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में 2017 के बाद जिसको अवैध करार दिया, उसके बाद भी ये हुए, तो उनके अंदर डर ही नहीं। जब कानून पास हो जाएगा और ये डर आएगा कि हम अगर इस तरह का गुनाह को प्रैक्टिस में लाते हैं तो जो कानून है भारत का वो हमें सजा देगा, तो ये अपने आप कुछ चीजें कम होंगी। हम उस पर चर्चा नहीं करते। अभी हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, वो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करने लगते हैं कि उसका खाना खर्चा कौन देगा। अरे अगर वो खाना खर्चा देने लायक होता तो वो तलाक नहीं देता। हम उस मानवीय स्तर पे चर्चा नहीं करना चाहते क्योंकि हमें अपनी चौधराहट बरकरार रखनी है, वोट बैंक पे नजर रखनी है, वोट बैंक हमारे हाथ से। मुझे आप ये बताइए कि क्या आपके कोई एतराजात है या आपको लगता है कि जिस मौजूदा फॉर्म में ये बिल मौजूद है एज इट इज इसे इसी तरह से पास हो जाना चाहिए? एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होती है शादी, और जब वो तलाक होगी तो ये क्रिमिनलाइज इसको माना जाएगा, यानी क्रिमिनल ऑफेंस है जो किसी और चीज में नहीं होता है, जिसको बार बार तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी इस बात को कह रही है, मुस्लिम समाज भी कह रहा है। देखिए, जो अभी मौजूदा अध्यादेश अब आने वाला है जिस पे आज चर्चा हो रही है, उसकी हम बात करें तो ये तीसरी बार ऐसा है कि अध्यादेश, जब 2017 में अगस्त 22 को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को करार दे दिया था, उसके बाद भी लगभग 400 रजिस्टर्ड केसेस हैं जो ट्रिपल तलाक के, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक के आए हैं। उसके बाद अगर जब लोग नहीं माने, वो समझने के लिए तैयार नहीं है कि अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा केंद्र को आप इसके लिए एक सख्त कानून बनाइए। लोग समझने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको हमारे यहाँ देश में लोग इतने समझदार नहीं है। समझदार होते तो इतने सख्त कानून नहीं होते। इतने सख्त कानून है, उसके बावजूद भी लोगों को में कानून का डर खत्म होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक कुरीति है। मैं मानती हूँ कि शादी मुस्लिम समाज में एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया जाता है तो उसके लिए भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो भी फेस करना पड़ते हैं लोगों को। लेकिन ये बात तो एक इंसानी जिंदगी की है, एक महिला अधिकार की बात है। जब हम लोग शादी करते हैं तो तब तो लड़की देखी जाती है, बहुत नाश्ते होते हैं, खाने होते हैं, शादी होता है, वलीमा और बारात बहुड़ा पता नहीं क्या क्या होता है, तब तो बहुत मीन मेखे होती हैं। लेकिन जब एक जिंदगी को एकदम उजाड़ दिया जाता है, उसके फ्यूचर को अंधेरे में डाल दिया जाता है, उनके बच्चों को, एक महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, तब इतने ज्यादा क्लॉज, इफ, बट सब आ जाते हैं और हर समाज का ठेकेदार उठ के आ जाता है कि ये आर्टिकल 15 का हवाला देने लगता है कि आप सबको बराबर का अधिकार है। आर्टिकल 15 का हवाला दीजिए, हमारा संविधान सबको बराबर का हक देता है, लेकिन महिलाओं का उसमें एक्सेप्शन है क्लॉज 3 में, क्योंकि महिलाओं के साथ या बच्चों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उनको एक साइड रखा जाएगा। अगर हम उसी का अगर हवाला दें, महिलाओं के साथ इतने दिनों से नाइंसाफी होती आ रहे थे, उनका मैरिज में कोई प्रोटेक्शन नहीं था, तो वो क्या आर्टिकल 15 के अंडर नहीं आते? ठीक है, ओके। प्रीति, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम ये देखते हैं कि अभी हम ट्रिपल तलाक बिल की बात करें, वो पेश किया गया है, वो पास हो जाए, हो सकता है वो कानून भी बन जाएगा, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे हैं 490A की। हम वहां देखते हैं कि किस तरह से दहेज को लेकर वो कानून बनाया गया, और ये भी कई मौकों से देखा गया कि उसका मिसयूज भी किया जाता है, और लेकिन उसके बावजूद भी, इतना सख्त कानून होने के बावजूद भी आए दिन लड़कियों को जलाया जाता है, मारा जाता है, वो सुसाइड करती हैं। दहेज तो खैर रुका ही नहीं है, वो तो बड़े पैमाने पर लिया ही जाता है। पढ़ी लिखी डॉक्टर, इंजीनियर लड़कियां, ऑफिसर्स लड़कियां जो है वो सुसाइड कर लेती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कानून अगर आप बना दें और सोशली अगर लोगों को अवेयर ना करें, अगर सोशली बदलाव ना हो, तो क्या किसी कानून का कोई मतलब होता है फिर?
बुशरा जी देखिए, मैं तो सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि जो ये बिल पेश हुआ है लोकसभा में, मैं बहुत तारीफ करूंगी इस बिल के लिए, क्योंकि कुरीति जो होती है वो किसी धर्म में हो, चाहे हिंदू धर्म में बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, चाहे आप 3 तलाक की बात करें, कोई भी ऐसी कुरीति जो देश के महिलाओं के, उनके अस्मिता के, उनके इज्जत के खिलाफ है, उसके खिलाफ हमेशा सरकार को काम करना चाहिए। आपने जो दहेज पे बात करी, मैं उस बात पे बिल्कुल सहमत हूँ। आज बहुत से ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं जो झूठे केसेस भी होते हैं, जिसमें दहेज का मामला है नहीं, लड़के वालों ने नहीं दहेज लिया है, लेकिन वो क्योंकि 7 साल शादी को नहीं हुए हैं तो किसी भी तरीके से वो फंस जाते हैं और 7-7 साल परिवार जेल में रहते हैं। देखिए, कोई भी कानून बनता है तो कानून को कैसे तोड़ना है उसकी पहले जो कुछ ठेकेदार होते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन क्या हम इस डर से ट्रिपल तलाक का जो बिल आया है, जो देश में इतना बड़ा बिल है, जो पिछले 70 सालों में देश की आजादी के बाद किसी सरकार ने इस पर नहीं सोचा, तो क्या सिर्फ ये सोच के कि इसका मिसयूज नहीं हो ट्रिपल तलाक बिल नहीं आना चाहिए? हम देश में दूसरी जगह जाएंगे नहीं, दिल्ली में एक बहुत बड़ा सेंटर है हमारा जिसमें निजामुद्दीन में मुस्लिम महिलाओं के बीच में हम लोग काम करते हैं। बुशरा जी, आपको यकीन नहीं होगा, इस दिल्ली में निजामुद्दीन झुग्गी के पास हजारों ऐसे केसेस आ जाते हैं हमारे पास जिसमें ट्रिपल तलाक का केस आता है। और जो ये टीवी वॉल पे आपके दिखा रहे हैं कि हाँ, चिट्ठी पे, व्हाट्सएप पे, फोन पे सऊदी अरब से पति ने फोन करके बोल दिया और तलाक 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 दे दिया, ये बिल्कुल सही वाकया है, क्योंकि हम इसको रोज झेलते हैं। आप उस महिला के बारे में सोचिए जो अपने सपनों को लेकर शादी करके माँ बाप किसी तरह उसकी शादी करते हैं। हर आदमी के पास करोड़ों रुपए नहीं अपनी बेटी की शादी में खर्च करने के लिए, बहुत मुश्किल से माँ बाप एक सपने को लेके, बेटी बड़ी होती है, पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसकी शादी करते हैं और घर वो जाती है, कभी दाल में नमक कम है, कभी एक प्लेयर को बेटी पैदा हुई इसलिए आपने तलाक दे दिया। ऐसे कितने वाकये इस देश में हो रहे हैं, क्या उस पे अंकुश नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल अंकुश लगनी चाहिए। समस्या क्या है बुशरा जी कि हर जगह, हर धर्म में एक ठेकेदार है जो ये मान के चलते हैं, हिंदू धर्म में भी और मुस्लिम धर्म में भी, सारे धर्मों में जो ठेकेदार हैं, इनकी दुकानें जब बंद होने लगती हैं तो इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इनको ट्रिपल तलाक से प्रॉब्लम है। ट्रिपल तलाक देने के बाद जब महिला सालों साल अपने घर में बैठी है, ये मौलाना मौलवी कभी आके ये नहीं पूछते कि बहन तुम्हारा खर्चा कैसे चल रहा है, तुम अपने बच्चों को तालीम कैसे दे रही हो, इनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रिपल तलाक का विरोध करने आ जाएंगे। आज लोकसभा में बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया है। आप जरा दिल पे हाथ रख के कहिए उस बाप पे क्या बीतती होगी जिसकी बेटी को एक बार में तलाक 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 देके घर से बाहर निकाल दिया। आपके वॉल पे भी यासिर जी ने इस बात को डिस्क्राइब किया कि जो महिला वहां पे, मुरादाबाद की महिला जो दरवाजा पीट रही है, अपने बच्चे को लेके घर के बाहर खड़ी है, कितनी रातें वो अपने घर के बाहर, उसी घर के बाहर जिसमें वो अपने मालकिन बन के, बहू बन के, वहां पे किसी की पत्नी बन के गई है, आप उसको लात मार के निकाल देते हैं, उसका खर्चा कौन देगा? इसलिए ट्रिपल तलाक का जो बिल है और ऐसी सारी कुरीतियां जो किसी भी धर्म में, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ जो हो रहा है, क्योंकि हम आधी आबादी हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शमून कासमी साहब, मुझे आप ये बताइए कि अब तमाम जो मौलवी हजरात हैं या मजहब के जो ठेकेदार हैं, उन सबको अभी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ये बताइए कि वाकई में अगर ये इस्लाम में नहीं है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है बिल्कुल भी, इस्लाम में कहीं से कहीं तक ना हलाला है ना ट्रिपल तलाक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये समाज में है, ये दिया जाता है, अभी भी दिया जा रहा है। और उसके बावजूद अगर आपने वाकई में, खुद मुस्लिम समाज ने अगर वाकई में इसको लेकर कोई मुहिम चलाई होती, लोगों में अवेयरनेस पैदा की होती, तो शायद सरकार को इंटरवीन करने की कोशिश, ये जरूरत ही नहीं पड़ती और शायद हम इस पर बहस भी नहीं कर रहे होते। फिर नहीं, देखिए, इसकी तो हमेशा ज़रूरत रही है और अवेयरनेस लानी चाहिए, और ये अवेयरनेस ना होने का ही नतीजा है जो हमारी फैमिली मुतासिर होती है। जब ये निकाह और इतना खूबसूरत ये रिश्ता है और इससे ज़्यादा अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता, मगर उससे पहले मैं ज़रा ये कहना चाहूँगा कि ओवैसी साहब बात तो कर रहे थे जी। अब यहाँ कितनी महिलाओं ने वो मीटू का लफ्ज़ ला कर के कितने लोगों को परेशान करने का काम किया। क्या ये भी हमारी उस पर ज़रा थोड़ा सोचना चाहिए कि किस तरह से ये हमारे लोग जो है प्रोफेशनल होकर के काम करते हैं। मैं मजम्मत करता हूँ उस बात की, मगर तलाक का जहाँ तक मसला है, कोई समझदार आदमी, बुशरा आप और हम सब हम फैमिली वाले लोग हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इन चीज़ों से मुतासिर हों। अगर उन्हें आगे जाना है तो उस रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। कौन होते हैं वो मीडिएटर, कौन होते हैं वो ठेकेदार, कोई मसला इस चीज़ से नहीं है। आज सरकारों की ये जिम्मेदारी है,
और मौजूदा सरकार ने अगर इस पे कोई कदम उठाया है तो उस पर आप ये सोचिए कि इससे डर लगेगा लोगों को, कम से कम इसी बेस पर वो तलाकों का रेशो कम होगा। और अगर कोई जेन्युइन चीज है तो वो तो दोनों फैमिली आपस में बैठ के ही निपटाते हैं। तो इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जहां तक लोग इस बात को कहते हैं, हमने कहा है उस वक्त भी कि तलाक से ज्यादा कोई गुनाह, कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती अल्लाह को सबसे ज्यादा नापसंदीदा है। तो ये नापसंदीदा काम क्यों करते हैं और नापसंदीदा काम करने वालों को सपोर्ट क्यों करते हैं? हमें जालिम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मजलूम को सपोर्ट करना चाहिए। वो खवातीन, मेरा क्योंकि ताल्लुक इस चीज से रहा है कि जो फैमिली कोर्ट है मैं उसका मेंबर रहा हूं और हजारों मसाइल हमारे सामने आए। और वो मसला क्या है कि आमदनी तो रुपया है और खर्च 1.5 रुपया हो रहा है, तो कहां से वो 8 आने आएंगे? तो इसलिए जरूरत इस चीज की है कि इसमें अवेयरनेस लानी चाहिए। और वो मुस्लिम संगठन जो या ऑर्गेनाइजेशन जो मुखालफत कर रहे हैं उन्हें सबसे पहले अवेयरनेस का काम करना चाहिए कि जब हम, और अभी जैसे आपने भी कहा और मैं एक बात कह रहा हूं कि निकाहनामा, उसमें उन शर्तों का जिक्र किया जाना चाहिए। और आपको बताएं कि इतनी सहूलियात और इतने इख्तियारात उस औरत को हैं, ये सबको होने चाहिए मेरे हिसाब से। यानी मुसलमान औरत को जितने हुकूक हैं उतने ही हमारी सारी बहनों को मिलने चाहिए। कि अगर मैं इस बात को बताते नहीं है लोग कि माँ की जिम्मेदारी दूध पिलाने की नहीं है, उसके कपड़े धोने की नहीं है, ये एक आपस का समझौता है। अगर ना बच्चे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी है और ना उसके कपड़े धोने की है, ना खाना पकाने की है, अगर ये सारे हुकूक जो हैं आपको खुद उस मर्द को पूरे करने चाहिए, कहाँ ऐसे मसाइल आएंगे? इस्लाम क्या कहता है और मुसलमान क्या करता है इसमें